हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12th क्लास का दूसरा चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी में, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में बता दिया था बच्चों। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। और जनघनत्व को ज्ञात करने का सूत्र भी हमने बता दिया था कि किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है तो वो जनसंख्या घनत्व उदाहरण के माध्यम से हमने बता दिया था। और विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में बता दिया था जनसंख्या घनत्व के बारे में कि सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप का है और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का है, ओसेनिया जिसे कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो देखिए बच्चों, जनसंख्या वितरण, जो विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक कारक की। भौगोलिक कारक का मतलब होता है जो हमारी प्रकृति के द्वारा जो कारक निर्धारित हैं, जिनके माध्यम से जनसंख्या कहीं ज़्यादा कहीं कम पाई जाती है, उनकी प्रभाव उनका पाया जाता है, ऐसे कारक उनको भौगोलिक कारक कहते हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से या प्रकृति के द्वारा निर्धारित हैं। तो सबसे पहला है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता का मतलब होता है जिन क्षेत्रों में जहाँ जल पाया जाता है वहाँ जल की उपलब्धता होती है। तो जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। हम बोलते हैं जल ही जीवन है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं, यानी रहने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है, यानी जहाँ जल आसानी प्राप्त होता है। और जल भी कैसा होना चाहिए? मीठा। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालनी नावों के संचालन में किया जाता है जल का उपयोग। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे घन बसे हुए क्षेत्र थे। प्राचीन काल की जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं हैं उन्हीं के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नदी घाटियों के पास ही जल की उपलब्धता के कारण निवास करते थे और वो सघन बसे हुए थे। दूसरा कारक है भू आकृति। भू आकृति का मतलब होता है भूमि की आकृति, भूमि की बनावट। तो देखिए, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों, यानी जहाँ ढाल कम होता है, उन ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन के लिए, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। सड़क निर्माण के लिए, उद्योग लगाने के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं। जितने भी पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र हैं वो परिवहन तंत्र के विकास में क्या होते हैं? अवरोधक होते हैं, क्योंकि परिवहन तंत्र का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में। और गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। जो गंगा का मैदान है वह सबसे ज़्यादा बसा हुआ या सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। जबकि हिमालय के जो पर्वतीय भाग हैं वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद में तीसरा जो कारक आता है जलवायु। तो देखिए बच्चों, जलवायु अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। कहने का मतलब ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडे मरुस्थल ये मानव के बसाव के लिए अनुकूल जलवायु नहीं होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, यानी मौसम की अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। जो भूमध्य सागरीय के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास जो जलवायु है वह सुखद जलवायु है। इसी के कारण यहाँ प्रारंभिक काल, यानी जब से मानव बसना शुरू हुआ था तब से मानव बसा हुआ है। चौथा कारक आता है मृदाएं, मिट्टी। देखिए बच्चों, उपजाऊ मृदाएं कृषि और इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यानी उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए और उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं उनके लिए महत्वपूर्ण यानी प्रमुख होती है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी में गहन कृषि की जाती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? तो हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं।
रेतीला रेगिस्तान जो राजस्थान है, गुजरात में और पंजाब के हिस्से में फैला हुआ है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है, जहाँ कम उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद में अगला कारक आता है आर्थिक कारक। तो देखिए बच्चों, ये तो थे भौगोलिक कारक। अब आते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में खनिज, जिनसे हमें धन प्राप्त होता है। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। जिन क्षेत्रों में खनिज के जमाव पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने की अधिक संभावना होती है, यानी ऐसे क्षेत्र उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां जो हैं उनमें रोजगार उत्पन्न होता है, अतः कुशल व अर्धकुशल कर्मी यानी श्रमिक इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं काम करने के लिए और जनसंख्या को सघन बना देते हैं, यानी वहीं पर बसने लग जाते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तामा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा है नगरीकरण। देखिए बच्चों, नगरीकरण का मतलब होता है नगरीय क्षेत्र का विस्तार होना। नगरों में आजकल क्या रोजगार के बेहतर अवसर हैं, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब अच्छी नागरिक सुविधाओं के लिए गाँव से लोग आकर्षण होते हैं और यहाँ पर प्रवास करते हैं और धीरे धीरे बस जाते हैं। इससे नगरीकरण होता है, यानी नगर का विस्तार होता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं। इसके बाद में देखिए कुछ लिख रहा है, फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्ष को सोचिए। नगरों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की समस्या होती है, शुद्ध हवा, शुद्ध जल का अभाव होता है, अपराध, चोरी, डकैती, लूटमार, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ये कुछ कष्टदायक पक्ष हैं। नारकीय जीवन होता है, यहाँ कच्ची बस्तियों का विकास भी नगरीय जीवन के कारण होता है। इसके बाद में देखिए अगला जो पॉइंट है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण यानी औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। जहाँ उद्योग विकसित हैं वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और बड़ी संख्या में इन उद्योगों में लोग आकर्षित होते हैं। इनमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन के परिचालक होते हैं, दुकानदार भी होते हैं, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। इसके बाद में आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों में कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए भी प्रोत्साहन करती है। क्या आप अपने प्रदेश में कुछ ऐसे उदाहरणों को सोच सकते हैं? यानी जहाँ ज़्यादा सघन बसी हुई है जनसंख्या उसको विरल स्थानों पर भेजने का प्रयास करती है सरकार। इसके बाद में देखिए बच्चों जनसंख्या वृद्धि इसको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।